नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और दिनांक 2 जून 2021 के करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूं। निरंतरता ही सफलता का मूल मंत्र है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूं। तो आप भी अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखें, विश्वास को ना खोएं, हौसलों को मजबूत बनाए रखें ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। उससे पहले चाहे कितनी भी बाधाएं आए, आप सभी को पार पा सकें। तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़े और आप सभी लाभ उठा सकते हैं हमारी आरएस जंक्शन की गुलदस्ता समसामयिकी का, जो कि अंक अप्रैल अवेलेबल है अभी हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर। तो 35 रुपए की ये बुक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और लगभग हर एक एरिया से क्वेश्चंस को कवर करती है, चाहे वो राजनीति से जुड़े हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, अवार्ड समारोह से हो, या फिर किसी भी प्रकार का जो प्रश्न जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछे जाने लायक होता है वो इसमें मैंने समाहित किया है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए माह के दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। BIS अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक संस्थान है जिसका काम देश में मानकों का संरक्षण करना और जितने भी प्रकार की उत्पाद हैं या जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं उनमें मानकों को स्थापित करना जो है उसका लक्ष्य है। और उसी के द्वारा देश के पहले मानक विकास संस्थान अर्थात स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में RDSO मतलब रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को घोषित किया गया है। तो BIS ने जो एक राष्ट्र एक मानक योजना सरकार की है उसके अधीन क्या किया है, एक हमारा RDSO नामक संस्थान है जिसे क्या किया है, मानक विकास संस्थान घोषित किया है। ये एक रेलवे के अधीन एक संस्थान है और इस संस्थान को लोकेशन कहां पर है, लखनऊ में। तो लखनऊ में लोकेटेड ये संस्थान जो है इसे देश का पहला मानक विकास संस्थान जिसने स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने की कोशिश की है और जो आने वाले समय में इनको तैयार करने का काम करेगा उसे जो है ये पहले SDO के रूप में घोषित किया गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूरा देश एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत आगे बढ़ रहा है और उसी क्रम में भारतीय रेल के इस संस्थान को पहला मानक विकास संस्थान घोषित किया है। सरकार की एक राष्ट्र एक मानक की परिकल्पना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानक संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो ने इस योजना की शुरुआत की थी। और इसमें क्या किया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग संस्थान जो बेहतरीन और उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और जो इस तरह की परंपराओं को आगे बढ़ा सकते हैं उन्हें SDO बनाया जाएगा ताकि वे एक निश्चित नियमों का सेट स्थापित कर सके जिनका पालन करके अन्य जितने भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं या अन्य जितने भी उत्पादन करता है या सेवा प्रदाता है वे भी उन मानकों को अपना सके और लोगों को बेहतरीन सर्विसेज एंड डिलीवरीज मिल सके। तो यही काम इसके अंतर्गत किया जा रहा है। इस योजना के जरिए BIS ने एक लक्ष्य रखा है। BIS का लक्ष्य है अपने विशिष्ट क्षेत्रों में मानकों के विकास का काम करने वाले जो संस्थान हैं उनकी मौजूदा क्षमताओं और विशिष्ट डोमेन में उपलब्ध सकल विशेषज्ञता को एकीकृत करना। अब ये भाषा कितनी अजीब लग रही है ना, कोई कठिन नहीं है। कहना चाहते हैं कि विशिष्ट क्षेत्रों में अर्थात अलग अलग जो विशेष प्रकार के क्षेत्र, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो सकता है, कैटरिंग का क्षेत्र हो सकता है जो हमारे ऑर्नामेंट्स है उनका क्षेत्र हो, तो हर एक क्षेत्र में जो मानकों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं संस्थान, उनके पास जो भी नॉलेज है, उनके पास जो भी विशिष्टताएं हैं, उनको जो है एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना, ये इनका लक्ष्य है। और इस तरह से देश में जारी सभी मानक विकास गतिविधियों को रूपांतरित करके एक विषय पर एक राष्ट्रीय मानक तैयार करना, मतलब एक स्टैंडर्ड हर एक विषय पर, हर एक सब्जेक्ट पर एक स्टैंडर्ड तैयार करके देश को एक स्टैंडर्डाइज देश के रूप में विकसित करना भी इसका लक्ष्य है। ब्यूरो द्वारा अनुमोदित SDO के रूप में RDSO की मान्यता जो है भारत में रेल परिवहन क्षेत्र के लिए उत्पाद, प्रक्रिया और सेवा के लिए मानक विकास करना। अब देखो, जैसे RDSO को इन्होंने मान्यता दी, RDSO का काम कहां रहेगा, भारत में जो रेलवे परिवहन है उसमें उसके प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोसेसेस जो हैं और सर्विसेज, इन तीनों के लिए स्टैंडर्ड्स को डेवलपमेंट करना इनका काम होगा। 3 साल के लिए इसको मान्यता मिली है और 3 साल बाद में इसको नवीनीकरण करवाना पड़ेगा, इसको रिन्यू कराना पड़ेगा ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये मानकों का सही तरीके से काम कर रहा है और देश और जो बाकी संस्थान है उनको भी बेहतर मानक उपलब्ध करवा रहा है या नहीं। तो ये है आपका आज का पहला प्रश्न।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निरंतरता बनाए रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अरुण कुमार मिश्रा को। अरुण कुमार मिश्रा जी को नेशनल ह्यूमन राइट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि पूर्व रिटायर्ड जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो कि 2018 में रिटायर हुए, ठीक है, इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनके साथ ही महेश मित्तल कुमार और डॉक्टर राजीव जैन को आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने की भी बात यहां पर कही गई है, ठीक है। जस्टिस एच.एल. दत्तू जो कि इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे, उन्हें पिछले साल दिसंबर में रिटायर हो गए थे और इसके बाद से अध्यक्ष का पद बीते 6 महीने से खाली था। दरअसल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए चयन में 5 सदस्यीय पैनल होता है। इस पैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जो है इसमें सम्मिलित थे। इन सभी ने मिलकर के इन नामों को जो है तय किया है। जस्टिस मिश्रा का कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष तक वे एनएचआरसी के अध्यक्ष रहेंगे। जस्टिस मिश्रा पिछले साल सितंबर में ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए महेश मित्तल जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, जबकि 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे डॉक्टर राजीव जैन खुफिया एजेंसी आईबी के निदेशक पद से रिटायर हुए थे। तो ये नियुक्तियां जो है यहां पर एनएचआरसी के लिए की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल का काम सामान्य स्थिति में सीमा के प्रहरी के रूप में काम करना होता है जब तक कि युद्ध की स्थिति ना आए। युद्ध की स्थिति आने के बाद में भारतीय सेना द्वारा इसे टेक ओवर किया जाता है। तो सीमा सुरक्षा बल की ग्वालियर की एक अश्रु गैस इकाई है। अश्रु गैस मतलब टीयर गैस यूनिट, ठीक है, आंखों से जो आंसू ले आती है ऐसी गैस जो है उसको टीयर गैस बोला जाता है। अश्रु गैस इकाई टेकनपुर ने हाल ही में एक हथियार का निर्माण किया है और वे है 3 प्रकार के ग्रेनेड्स और शेल, जिसमें मल्टी पैलेट टीयर स्मोक ग्रेनेड, मल्टी पैलेट शॉर्ट रेंज सेल और क्विक रिलीज ग्रेनेड, तीनों के तीनों सम्मिलित हैं। तो कोरोना काल में इन तीनों का निर्माण किया गया है। दरअसल सीमा सुरक्षा बल लगातार इस तरह के अनुसंधान करता रहता है जिससे कि हमारी सेना को और मजबूती मिल सके। बीएसएफ की यह अश्रु गैस इकाई देश में इकलौती ऐसी इकाई है जो पर्यावरण हितैषी शोध करते हुए ग्रेनेड शेल तैयार करती है, अर्थात इनके द्वारा तैयार जो ग्रेनेड शेल है ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और या फिर बहुत ही कम नुकसान जो है वे पहुंचाते हैं। तो 3 ग्रेनेड में से पहला ग्रेनेड है मल्टी पैलेट टीयर स्मोक ग्रेनेड। ये ग्रेनेड 20 सेकंड के अंतर्गत 4 भागों में बट करके और चारों तरफ से जो है विस्फोट करता है और इसके माध्यम से बड़े एरिया को ये कवर कर पाता है, जो भीड़ को तितर बितर होने के लिए बाध्य कर देता है क्योंकि भीड़ इसके सामने टिक नहीं पाती। दूसरा जो ग्रेनेड शेल है उसको बोला गया मल्टी पैलेट शॉर्ट रेंज सेल। मल्टी पैलेट शॉर्ट रेंज सेल जो है ये भी 3 भागों में बट जाता है और 3 भागों में बट करके और तीव्र नुकसान पहुंचाता है। 60 मीटर तक ये मार करता है जिसको एक गन पर लोड करके और लॉन्च किया जा सकता है। जबकि क्विक रिलीज ग्रेनेड जो है ये केवल और केवल 5 सेकंड में रिलीज होकर के और तुरंत जो है जो भी भीड़ होती है उसको तितर बितर करने का काम करता है। तो ये 3 ग्रेनेड जो है ये सीमा सुरक्षा बल की ग्वालियर के टीयर गैस यूनिट टेकनपुर में बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जुड़ा हुआ है H10N3 नामक बर्ड फ्लू के बारे में। दरअसल हाल ही में H10N3 नामक बर्ड फ्लू का पहला मानव संक्रमण जो है वो चीन में देखा गया। तो चीन में इस तरह के संक्रमण का आना निश्चित रूप से एक चिंताजनक बात है। हालांकि ये कहा गया है कि इससे कोई बहुत बड़ी मानव त्रासदी नहीं हो सकती क्योंकि ये एक कम गंभीर स्ट्रेन है और इसके बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम बहुत ही कम है। बर्ड फ्लू वायरस को फैलाने के लिए जो है कई वायरस हैं और इनमें से सबसे खतरनाक वेरिएंट जो अब तक आया है वो है H5N1, क्योंकि यही वह वायरस है जिसकी वजह से
इंसान बर्ड फ्लू के संवाहक अर्थात एक तरह से मीडिएटर के रूप में काम करता है। इंसान संक्रमित होता है और जो पक्षी है उनमें ये इनको फैलाता है। तो इसी से संक्रमित होकर के मनुष्य भी इसका शिकार बनता रहा है। मानवों में बर्ड फ्लू के संक्रमण का पहला मामला साल 1997 में आया था, जब हांगकांग में मुर्गियों से एक शख्स में यह वायरस फैला था। 2003 से बर्ड फ्लू का यह वायरस चीन, यूरोप, अफ्रीका समेत एशिया के कई देशों में फैलना शुरू हो गया है और इसकी वजह से बड़ी मात्रा में जो मुर्गियां होती है उनको मारना पड़ता है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर ढा रहा है और अब इसके नामों का सरलीकरण करने का काम WHO द्वारा किया गया है और इसीलिए WHO ने लैटिन भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के आधार पर इनके वेरिएंट्स का नाम रखा है। इनमें से 2 वेरिएंट्स के नाम भारत के लिए रखे गए हैं। तो भारत के हाल ही में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया गया है, ठीक है, जबकि पहली लहर में जो वेरिएंट पाया गया था उसे कप्पा नाम दिया गया है। तो भारत में वर्तमान में B1.6172 नामक वेरिएंट सबसे पहले सामने आया था और इसी को जो है अब डेल्टा नाम से जाना जाएगा जब कभी इनके वेरिएंट पे चर्चा होगी। वहीं पर भारत में ही मिले एक अन्य वेरिएंट B1.6171.1 को कप्पा नाम से जाना जाएगा। कोरोना के इन स्वरूपों की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 में की गई थी। इसी तरह से सितंबर 2020 में ब्रिटेन में जो पहला कोरोना वायरस वेरिएंट आया था उसको B117 कहा जाता है और इसे अल्फा नाम जो है दिया गया है। ऐसे और भी बहुत से वायरस वेरिएंट्स हैं जिनको अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में B1.351 मिला जिसको बीटा नाम दिया गया। नवंबर 2020 में दक्षिण अफ्रीका में P.1 वेरिएंट मिला था जिसको गामा नाम दिया गया है। इसी तरह से अमेरिका में मिले वेरिएंट को एप्लिसन और ब्राजील में मिले P2 को जीटा और कई देशों में मिले B1.525 को ईटा, फिलीपींस के वायरस को थीटा और अमेरिका के वायरस को लोटा नाम से जो है यहां पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। अलग अलग तरह के नामकरण यहां पर किए गए हैं ताकि जो भी लोग हैं वे इनको आसानी से बोल सकें और ये जनता के द्वारा एक्सेप्ट भी किए जा सके। तो दोस्तों, ये है आज के करंट अफेयर्स जिसमें मैंने आप सभी से चर्चा की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। कोशिश करता हूं हमेशा बेहतर लाने की, हालांकि आपका सहयोग अपेक्षित है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।